हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स नेट आईक्यू में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैं कहूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो इस क्वेश्चन में से एक सिंगल टॉपिक में से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने बहुत ध्यान से, मैं आज एक थ्योरी सेशन लेके आई हूँ। बहुत ही ध्यान से आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है और हर एक कीवर्ड को मैं शामिल करके लाई हूँ इन नोट्स के अंदर। सिर्फ और सिर्फ आपने कीवर्ड पिक करने हैं। जब आपको क्वेश्चन देंगे तो आपने सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड से पहचानना है कि कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च ये है, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपको सिचुएशन देके पूछा जाता है कि कौन सी रिसर्च पैराडिगम इसमें काम करेगी। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इस पर होना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए मैं अपने पर्सनल नोट्स में से आपके लिए इसमें से जो रिसर्च के टाइप्स हैं उसके कुछ कीवर्ड्स के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिसर्च। देखिए, टाइप्स होती हैं जो रिसर्च की, वह बहुत ही लंबा टॉपिक है और बहुत ही अलग अलग बेसिस के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन करी जाती है। तो सबसे पहला हमारा बेसिस है क्लासिफिकेशन का आउटकम। आउटकम के बेसिस पे रिसर्च जो है वो कितने टाइप की होती है? बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। तो सबसे पहले बेसिक रिसर्च क्या होती है? बेसिक रिसर्च में हम क्या कहते हैं? बेसिक रिसर्च को हम फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं। प्योर एंड कंसेप्चुअल रिसर्च। कंसेप्चुअल रिसर्च मतलब कि जिसमें हम सिर्फ थ्योरी को पढ़ते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें थ्योरी को हम स्टडी करते हैं, सिर्फ कंसेप्ट को एज इट इज स्टडी करते हैं। The main purpose of basic research is to add in the existing stock of knowledge। देखिए, बेसिक रिसर्च किस लिए होती है कि हमारा कुछ एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज है, हम सिर्फ उस चीज़ को इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी उस चीज़ में कुछ एडिशन हो। देखिए, यहाँ पर आपको कीवर्ड दिया गया है ओनली लर्निंग अबाउट अ थ्योरी। तो जब आपको कुछ प्रूव करने के लिए ना बोला हो, कुछ रीज़न ना पूछा हो, सिर्फ आपने उस थ्योरी को लर्न करना है, उस थ्योरी के बारे में एडवांसमेंट करनी है कि या फिर कुछ उस चीज़ में हम ऐड कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसको हम बेसिक रिसर्च बोलेंगे। तो इसकी एग्जांपल क्या है? लॉ ऑफ डिमांड, और साइंस के लिए लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? फॉर एग्जांपल कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आता है और वो ऑपोजिट चेंज आता है। मान लीजिए, लॉ ऑफ डिमांड हमें ये कहता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड जो है वो कम होती है। दिस इज़ लॉ ऑफ डिमांड। तो हमने जब इसको स्टडी किया, हमने कोई इसका रीज़न नहीं जाना, हमने कुछ इसको प्रूव नहीं करना है और ना ही इसके बारे में कुछ ज़्यादा मतलब चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। हमने बस एज इट इज़ थ्योरी को पढ़ना है और अगर हमें कुछ लगता है इसमें एडिशन करना है तो वो होती है बेसिक रिसर्च। मतलब जो थ्योरी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, हम उसको पढ़ रहे हैं अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द बेसिक रिसर्च। उसके बाद आती है अप्लाइड रिसर्च। देखिए, अप्लाइड रिसर्च होती है जो वो बेसिकली होती है प्रॉब्लम्स के लिए। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जहाँ पर आ गया, जहाँ पर आपको ये कीवर्ड दे दिया कि आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो वो आपकी होगी अप्लाइड रिसर्च। तो देखिए, फंडामेंटल थ्योरीज, प्रिंसिपल और लॉ दैट वी जनरेट इन द फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड इन अप्लाइड रिसर्च। तो देखिए, जो थ्योरी हम फंडामेंटल रिसर्च में बनाते हैं या जिसको स्टडी करते हैं, वो अप्लाई कहाँ पे करी जाती है? अप्लाइड रिसर्च में। जैसा कि आप नेम से क्लियर कर सकते हैं, अप्लाइड। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में जब हम फंडामेंटल रिसर्च को अप्लाई करते हैं, दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च। इट इज़ बेसिकली यूटिलाइज द प्रिंसिपल मेड इन बेसिक रिसर्च to know the problems with the best possible manner. Here we want to find the solution to a problem. तो देखिए, जो प्रॉब्लम होती है ना, यहाँ पर आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। अगर अप्लाइड रिसर्च का क्वेश्चन होगा तो वो प्रॉब्लम एक जनरल प्रॉब्लम होगी। जब भी बात आएगी जनरल प्रॉब्लम की और जो रिसर्च है वो किसी एक्सपर्ट के द्वारा करी जाएगी, मान लीजिए कोई रिसर्चर कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई पीएचडी स्टूडेंट कर रहा है, या फिर कोई ऐसा बंदा कर रहा है जिसको रिसर्च के बारे में नॉलेज है। अगर वो बंदा रिसर्च करेगा और एक जनरल प्रॉब्लम पर करेगा तो वो अप्लाइड रिसर्च ही होगी। लोकल प्रॉब्लम के लिए कभी भी अप्लाइड रिसर्च नहीं होती है, लोकल प्रॉब्लम के लिए होती है एक्शन रिसर्च। तो हम अप्लाइड की एग्जांपल्स देख लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड इन रियल लाइफ बिजनेस। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड फंडामेंटल की मैंने एग्जांपल दी थी, लॉ ऑफ डिमांड।
तो लॉ ऑफ डिमांड को जब हम रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाइड रिसर्च हो जाती है। तो देखिए लॉ ऑफ डिमांड जो है दैट इज़ अ जनरल प्रॉब्लम, वो कोई लोकल प्रॉब्लम नहीं है कि एक फर्म में जो है लॉ ऑफ डिमांड जो है वो नेगेटिव रिलेट करती है प्राइस और डिमांड, और दूसरी फर्म में प्राइस और डिमांड पॉजिटिव रिलेट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ अ जनरल प्रॉब्लम। तो इसलिए ऐसी चीज़ों के लिए अप्लाइड रिसर्च, दो चीज़ें, दो कोडवर्ड आपने याद रखने हैं। कोडवर्ड क्या है? एक तो वो जनरल प्रॉब्लम होगी, एक तो वो कोई एक्सपर्ट करेगा, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये 3 कीवर्ड है। जहाँ पर आपको ये तीनों चीज़ें मिले आप आंखें बंद करके अप्लाइड रिसर्च टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च एक अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट है। मैंने आपको पहले बताया कि अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च में डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, कि एक्शन रिसर्च हमेशा लोकल प्रॉब्लम के लिए होगी और इमीडिएट एक्शन होगा। यहाँ पर आपको लिखा है लोकल प्रॉब्लम, एंड देखिए यहाँ पर लोकल प्रॉब्लम मैं हाईलाइट कर दूँ, दिस इज़ लोकल प्रॉब्लम, एंड एक प्रैक्टिशनर के द्वारा करी जाएगी, मतलब उस पर्सन के द्वारा करी जाएगी जिसको रिसर्च के बारे में नॉलेज नहीं है या फिर जो रिसर्च में एक्सपर्ट नहीं है, ऐसे पर्सन के द्वारा करी जाएगी। इमीडिएट एक्शन लिया जाता है इसमें। अगर कुछ प्रॉब्लम है, देखिए लोकल प्रॉब्लम होगी तो हम उस पर इमीडिएट एक्शन लेंगे, वो होगा एक्शन रिसर्च। आपको मैं कोडवर्ड इसीलिए टिक करा रही हूँ क्योंकि 1 या 2 कोडवर्ड हमेशा क्वेश्चन में दिए ही होते हैं, तो इनमें से कुछ भी आपको दिख जाए क्वेश्चन में, आंखें बंद करके आप एक्शन रिसर्च ही टिक करोगे। एंड मोस्टली यूज्ड इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन की अगर बात आएगी तो एक्शन रिसर्च होगा, तो दिस इज़ ऑल्सो अ कोड वर्ड। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्योंकि एक लोकल प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए आपकी क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं या बच्चे थोड़े से नॉटी हैं, तो दिस इज़ अ लोकल प्रॉब्लम। ये कोई यूनिवर्सल प्रॉब्लम नहीं है कि 2 बच्चे नोटी हैं या 3 बच्चे नोटी हैं, ये कोई यूनिवर्सल प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ अ लोकल प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन जब हम फाइंड करेंगे, वो रिसर्च करेंगे इसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए, तो रिसर्च कौन करेगा? प्रैक्टिशनर, मतलब टीचर करेगा। तो टीचर इज़ नॉट एन एक्सपर्ट। तो तीनों चीज़ें सेटिस्फाई होगी, प्रैक्टिशनर कर रहा है, लोकल प्रॉब्लम है, इमीडिएट एक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब दिस विल बी एक्शन रिसर्च। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी के बेस पर हम रिसर्च को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं? एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, तो डिस्क्रिप्टिव की अदर टाइप्स हैं, एक्सपेरिमेंटल, तो ये सारी टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। तो हम एक एक करके इसको स्टडी कर लेते हैं। एक्सप्लोरेटरी क्या देखो एक्सप्लोरेटरी किससे बना है? एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? जब हम किसी न्यू टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए इट इज़ अ रिसर्च यूज टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम्स विच आर नॉट क्लोजली डिफाइंड। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है वो एक ऐसी प्रॉब्लम के लिए होती है जिस प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा रिसर्च पहले से नहीं हुई है। तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन में सिचुएशन आपको दी हो कि कोई ऐसी चीज़ के बारे में आपको पता करना है जिसके बारे में पहले ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, और एक ऐसा एरिया जिसके बारे में हमें बहुत कम नॉलेज है, अगर हम उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं डीपली, तो वो हो जाएगी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, कि हम उस चीज़ के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर का मतलब किसी न्यू टॉपिक को डेप्थ में स्टडी करना, दैट इज़ एक्सप्लोरेशन। तो अगर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगी तो उसको क्या है, किसी अलग टॉपिक के बारे में, किसी न्यू प्रॉब्लम के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए और उस प्रॉब्लम को डेप्थ में जानने के लिए हम करेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इट इज़ बेसिकली फॉर द थिंग्स दैट हैव बीन रिसर्च सो फॉर। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है वो उन चीज़ों के लिए होती है जिसके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है। तो अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो दिस इज़ योर कोड वर्ड्स, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है, उन चीज़ों के लिए होगी जिसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है और जिन एरियाज़ में बहुत कम रिसर्च हुई है वो एरियाज़ के बारे में अगर हम जैसे मान लीजिए जो दवाई कोरोना की जो वैक्सीन बनी थी, तो कोरोना की वैक्सीन के जो कोरोना से पहले, कोरोना टाइम के पहले उसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं थी। तो पहले लोगों ने उस न्यू टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी, उसके बारे में स्टडी करा, उसके बाद उसकी वैक्सीनेशन बनाई, उसके लिए भी उसको स्टडी किया। तो इसका मतलब ये एक न्यू टॉपिक था। तो अगर हम कोरोना वैक्सीनेशन की, क्योंकि ये क्वेश्चन कोरोना से जोड़ के पूछ चुका है यूजीसी कि कोरोना वैक्सीन
जो उसका वैक्सीन बनाना है उसके लिए हम कौन सी रिसर्च करेंगे, तो बच्चे वो होगी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, क्योंकि किसी ऐसे टॉपिक के बारे में हम रिसर्च करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सप्लोरेटरी। यहाँ पर देखिए एग्जांपल आपको दी है कि जूस बार ऑनर चाहता है कि वो अपने कस्टमर को बढ़ाए जूसेस की वैरायटी को बढ़ाने से। तो देखिए वो जूस की वैरायटी कौन सी होगी जो पहले उसने इंट्रोड्यूस नहीं करी है, ठीक है। तो इसलिए इस एरिया के बारे में उसको नॉलेज ज़्यादा नहीं होगी, तो एक न्यू टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहता है, इट विल बी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट विल बी द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। देखिए डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, किसी चीज़ के फीचर को एज इट इज़ एक्सप्लेन करना। डिस्क्रिप्टिव क्या होगा, अगर आपको कोड वर्ड बोल दे एक्सप्लेन, एक्सप्लेन बोल दे, तो डिस्क्रिप्टिव में अगर आपको बोला होगा कि चीज़ों को आपने एज इट इज़ एक्सप्लेन करना है किसी भी चेंजेस के बगैर। आप डिस्क्रिप्टिव में क्या है, देखिए अगर आपको किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन देने के लिए बोला गया हो तो आप चीज़ों को एज इट इज़ एक्सप्लेन करोगे, आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। तो डिस्क्रिप्टिव में हम कोई अल्टरेशन नहीं करेंगे, हमने एज इट इज़ चीज़ के बिहेवियर को और उसके फीचर्स को, कोई भी सैम्पल है या कोई भी आपको सिचुएशन दी गई है, आपको उसको एज इट इज़ ही एक्सप्लेन करना है। इट इज़ यूज टू आंसर द क्वेश्चन लाइक व्हाट एंड व्हेन। तो देखिए सिर्फ व्हाट और व्हेन का इसमें आंसर, मान लीजिए कि आपको किसी सुनामी की ट्रेजेडी के बारे में को एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या बोलेंगे कि ट्रेजेडी कहाँ हुई और कब हुई और कैसे हुई। सिर्फ आप यही बता सकते हो एज इट इज़, जैसे आपने देखा या जैसे सिचुएशन आपके सामने थी वैसे ही आप बता सकते हो। आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते कि क्यों आई होगी, इसका क्या रीज़न हुआ होगा, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें नहीं बता सकते। यहाँ पर वेरिएबल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि कोई भी वेरिएबल को हमने ना ही इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना ही हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। वही चीज़ आ गई, क्योंकि हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंजेस। अगर हम चेंजेस नहीं कर सकते तो हमें एज इट इज़ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दैट मीन्स नो मैनिपुलेशन। तो वो चीज़ क्या है, डिस्क्रिप्टिव। तो इसकी एग्जांपल, बहुत ही अच्छी एग्जांपल हो सकती है रिसर्च प्रोसेस। जो आपका रिसर्च प्रोसेस है वो एक सेट सीक्वेंस है, उसका एक सेट पैटर्न में चलता है। आप उन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए पहले सैंपल कलेक्ट होगा, उसके बाद उसमें से मतलब पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करी जाएगी, पॉपुलेशन डिसाइड करी जाएगी, उसके बाद सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम टूल डिसाइड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक सेट पैटर्न में होंगी। सबसे पहले हम टूल डिसाइड नहीं कर सकते, उसके बाद सैंपल डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये है कि इसमें आपने चीज़ों को एज इट इज़ ही करना होता है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो होती है वो रीसेंट पास्ट की होती है। सो रीसेंट पास्ट here is your code word. This is conducted in context of the phenomena which has occurred in the recent part. Main objective इसका क्या होता है कि उस फिनोमिना के अफेक्ट को जानना जबकि वो हो गया हो। मान लीजिए कहीं पर सुनामी आई है और आपने उसको रिसर्च करना है, आपने लोगों का बिहेवियर जानना है, लोगों का मतलब जो उन्होंने सफ़र किया, लोगों की सफरिंग्स जाननी है, तो आप करोगे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। क्योंकि देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो होती है वो होती है पास्ट की, लेकिन इतने ज़्यादा दूर वाले पास्ट की नहीं होती है कि वो हिस्ट्री में चली जाए। बहुत ही रिसेंटली जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में जो स्टडी होती है वो है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। मान लीजिए कहीं पे फ्लड आया है, कहीं पे सुनामी आई है, तो वो सारी चीज़ें अभी रिसेंटली हमने कोविड की सिचुएशन को फेस किया। तो अगर हम कोविड की सिचुएशन जो बीत चुकी है, जो हमारा 1 ईयर का, कम से कम 1 ईयर का, 1.5 ईयर का लॉकडाउन चला था, अगर हम उस बात की स्टडी करना चाहें तो वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होगी। क्लियर। नेक्स्ट इज, देखिए यहाँ पर एग्जांपल भी आपको दी हुई है कि सुनामी ने कुछ एरियाज़ को हिट किया, तो वो आपकी एग्जांपल हो सकती है पोस्टमार्टम स्टडी। तो पोस्टमार्टम कब होता है, जब किसी की डेथ हो जाए उसके अराउंड 24 to 48 आवर्स में। तो वो एक रीसेंट पास्ट की स्टडी है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसमें भी हम चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी होती हैं। वेरिएबल्स जो हैं वो मैनिपुलेट नहीं किए जाते। नेक्स्ट इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च जो होती है, जैसा कि नेम से ही आपको पता चल रहा है, हिस्ट्री के बारे में है।
रिसर्चर भी इसमें भी कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि चीज़ें जो है वो ऑलरेडी हैपन हो चुकी हैं। ऐसा ही एक्स पोस्ट फैक्टो में, ऐसा ही हिस्टोरिकल में। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस वाली बात यही है कि जो हिस्टोरिकल होती है वो बहुत सारी पास्ट, बहुत दूर वाले पास्ट की होती है। एक्स पोस्ट फैक्टो जो अभी रिसेंटली पास्ट गया है उसकी। दोनों में ही हम चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी होगी मुग़ल किंगडम। तो देखिए मुग़ल किंगडम के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च। तो नेक्स्ट इज एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च की क्या होती है? देखिए एनालिटिकल किससे बना है? एनालिसिस से, एनालिसिस से। एनालिसिस क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को, मतलब मान लीजिए हमने इंटरप्रेट करना है, तो हम एनालिसिस का मतलब कि हम उससे मीनिंग ड्रॉ कर रहे हैं। तो डेटा को कलेक्ट करके उसको एनालिसिस किया जाता है उसका, और उसको एक्सप्लेन करा जाता है इवैल्यूएशन करने के लिए, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने के लिए। मान लीजिए हमने कहीं से डेटा इकट्ठा किया, एनालिसिस में हम ये देखेंगे, एनालिटिकल रिसर्च में ये देखेंगे कि हाँ वो डेटा ऐसा क्यों है, और अगर इसको हम चेंज करना चाहें तो कौन कौन सी टूल्स अपना के हम उसको चेंज कर सकते हैं। दिस विल बी द एनालिसिस। क्लियर एवरीवन? द थर्ड टाइप विल बी द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कोड वर्ड, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है कि अगर कोई चीज़ हुई है, मान लीजिए बारिश हुई है, तो बारिश क्यों हुई है, या फिर रोड्स गीले हैं तो क्यों गीले हैं? क्योंकि बारिश हुई है। आपने दो चीज़ों को लिंक करा, आपने कोई अफेक्ट देखा, आप उसकी कॉज पता करने जा रहे हो। अगर आपने कोई कॉज देखी तो आप उसका अफेक्ट पता कर रहे हो। दिस इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जहाँ पर आप कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को समझ रहे हो वो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। देखिए जो साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो किस बेस पे होते हैं? अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, अगर ऐसा हो गया है तो क्यों हुआ होगा, क्या कॉज है, रीज़न क्या है। तो अगर ये सारी चीज़ें कॉज एंड इफेक्ट को हम अगर स्टडी करते हैं जिस रिसर्च में, तो वो होगी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इसमें एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो रिसर्चर होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकता है, और इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उस पर जब हम मैनिपुलेशन करके हम अफेक्ट देखेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका क्या असर पड़ता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे दूँ, वैसे ऑलरेडी गिवन भी है लेकिन मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए हमने बच्चों की हाइट पे स्टडी करनी है, और हमने ये देखना है कि हॉर्लिक्स पीने से या कॉम्प्लेन, अच्छा कॉम्प्लेन की एग्जांपल ले लेते हैं कि हाइट, बच्चों की हाइट स्टडी करनी है हमने, और हमने लेना है कॉम्प्लेन, कि कॉम्प्लेन पीने से बच्चों की हाइट पे क्या असर पड़ता है, हमने इस बात की स्टडी करनी है। तो ये होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्योंकि कॉज है हमारी कॉम्प्लेन और इफ़ेक्ट है हमारा हाइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2-3 बच्चे ले सकते हैं अलग अलग एजेस के, और हर एक बच्चे को हम कॉम्प्लेन देंगे, किसी को कम अमाउंट में और किसी को ज़्यादा अमाउंट में। अगर हम 1 मंथ उनको कॉम्प्लेन पिलाते रहें तो हम आफ्टर 1 मंथ ये स्टडी करेंगे कि उनके बच्चों की हाइट में कितना चेंज आया। तो जो हम चीज़, देखिए हम किसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम हाइट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जो हमारा कॉम्प्लेन है वो हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हाइट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि कॉम्प्लेन की अमाउंट पे डिपेंड करेगी हाइट। क्लियर? तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसमें चेंजेस कर रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं अमाउंट में कॉम्प्लेन, किसी को ज़्यादा दे रहे हैं। तो उसका असर हमने देखना है हाइट पे क्या पड़ता है। तो हम देखिए यहाँ पर किसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। उसका असर जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे है हाइट पे, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेशन। तो जिन बच्चों की हाइट चेंज हो गई, इसका मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने जो अफेक्ट किया है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। क्लियर? लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में समझाया भी, हाइट को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। तो हम एक चीज़ पे को मैनिपुलेट करके उसका असर दूसरे के ऊपर देख रहे हैं, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। वहाँ पे प्राइस एंड डिमांड का भी सेम हो जाएगा।
उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे रिसर्च जो होती है वो दो टाइप की होती है, कंसेप्चुअल रिसर्च एंड एम्पिरिकल रिसर्च। कंसेप्चुअल रिसर्च होती है जो सिर्फ और सिर्फ फिलोसफर और थिंकर्स के द्वारा यूज़ करी जाती है। ये मोर और लेस बेसिक रिसर्च की तरह ही होती है। इसमें क्या है, जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है, हमने सिर्फ उसी को स्टडी करना होता है। सो इट इज़ मोर लाइक अ बेसिक रिसर्च। तो बेसिक रिसर्च मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पर हम अपनी ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड नहीं कर सकते, अपनी फीलिंग्स को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो चीज़ों को ऑब्जर्व या फील नहीं करना है, जो एज इट इज़ है उसको वैसे ही बताना है। नेक्स्ट इज एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च होती है अपनी अंडरस्टैंडिंग या अपनी ऑब्जर्वेशन पर जो बेस्ड होती है, दिस इज एम्पिरिकल रिसर्च। डेली लाइफ एक्सपीरियंस, देखिए एम्पिरिकल का मतलब होता है एक्सपीरियंस। हम खुद चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हम खुद उसके बारे में बता रहे हैं, तो दैट इज़ एम्पिरिकल रिसर्च। मान लीजिए हमने किसी रेस्टोरेंट के बारे में जानना है, रेस्टोरेंट्स में कस्टमर्स का बिहेवियर जानना है वेटर्स के साथ, तो हम खुद जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, पूरा 1 घंटा वहाँ पर बैठ रहे हैं, 2 घंटे बैठ रहे हैं या 6 घंटे बैठ रहे हैं। तो वहाँ पर हम बैठकर खुद ये देख रहे हैं कि यहाँ अलग अलग जो रेस्टोरेंट्स हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ के जो कस्टमर्स हैं वो वेटर्स के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं वो खुद हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो किसी से पूछ नहीं रहे हैं। दिस विल बी एम्पिरिकल रिसर्च, जिसके रिजल्ट जो है हमारी खुद की ऑब्जर्वेशन पे, हमारे खुद के एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होंगे, उसके कंक्लूजन हम अकॉर्डिंगली ड्रॉ करेंगे, तो वो एम्पिरिकल रिसर्च होगी। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक इन्वॉल्व। तो लॉजिक के बेस पे कितने तरह की रिसर्च होती है। सबसे पहले डिडक्टिव और दूसरी होती है इंडक्टिव। देखिए डिडक्टिव क्या है, जब हम जर्नल से पर्टिकुलर तक जाते हैं वो होता है डिडक्टिव। मतलब हम मीनिंग को डिडक्ट कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं उसमें से। यहाँ पे क्या है, जर्नल टू स्पेसिफिक इज योर कोड वर्ड, टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हमने थ्योरी को टेस्ट करना होता है, प्रूव करना होता है या फिर टेस्ट करना होता है, तब हम उसको बोलते हैं डिडक्टिव थ्योरी। तो यहाँ पर हम एग्जांपल से समझा देती हूँ। देखिए अगर आपको बोला जाएगा ऑल मैन आर मॉर्टल, मतलब सारे व्यक्ति जो हैं, सारे जो मनुष्य हैं वो नाशवान है, तो देखिए आप उसमें से क्या चीज़ ड्रॉ कर सकते हो कि ए भी मॉर्टल है, बी भी मॉर्टल है, सी भी मॉर्टल है। अगर ये तीनों व्यक्ति हैं तो ऑब्वियसली मॉर्टल होंगे, क्योंकि एक जनरल स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि सारे मैन जो हैं वो मॉर्टल हैं। तो इसका मतलब ए भी मॉर्टल होगा, बी भी मॉर्टल होगा और सी भी मॉर्टल होगा। तो ये क्या है कि इसमें एक पर्टिकुलर इसमें एक जनरल सिचुएशन आपको दी होती है और उसमें से पर्टिकुलर को आप डिडक्ट करते हो, दैट विल बी द डिडक्टिव अप्रोच। नेक्स्ट इज इंडक्टिव। इंडक्टिव बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी इसमें से, ये स्पेसिफिक टू जनरल जाती है। मान लीजिए आपको कोई बोल दे कि ए भी मॉर्टल है, बी भी मॉर्टल है और सी भी मॉर्टल है, और तीनों जो है वो मेन है, तो आप इसमें से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि सारे ही मेन मॉर्टल होते हैं। ठीक है, अगर ए बी सी मॉर्टल है तो सारे ही मॉर्टल होंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक इसका फीचर ये भी है कि रिसर्चर यहाँ पर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन यूज़ करता है, या फिर खुद उसने ऑब्जर्व करी होती है, या फिर मतलब प्राइमरी डाटा यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर हम थ्योरी को टेस्ट नहीं करते, ऑलरेडी बनी हुई थ्योरी हमारे पास नहीं होती है, हम थ्योरी को बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पर हम लॉ ऑफ ग्रेविटी की एग्जांपल ले सकते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी में क्या था कि एक नीचे एप्पल गिरता हुआ देखा, तो उसने बार बार सोचा कि एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है, तब लॉ ऑफ ग्रेविटी बनी। तो यहाँ पर क्या है, उसने एक स्पेसिफिक मतलब नॉर्मल सिचुएशन देखी, एक स्पेसिफिक सिचुएशन देखी कि पेड़ से एप्पल टूट कर नीचे गिर रहा है ना। लेकिन पहले से तो सिचुएशन बनी हुई नहीं थी ना कि एक लॉ ऑफ ग्रेविटी बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग एप्पल नीचे गिर रहा है तो एप्पल नीचे ही गिरेगा, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड थ्योरी नहीं थी, उसने एक स्पेसिफिक सिचुएशन देखी, फिर उसने दूसरी ऐसी सिचुएशन देखी, फिर तीसरी ऐसी सिचुएशन देखी, फिर उसने एक लॉ बना दिया कि एप्पल टूटकर नीचे ही गिरेगा। क्लियर। यहाँ पर उसने क्या है, जनरल स्टेटमेंट देखी, जनरल से स्पेसिफिक सिचुएशन देखी, स्पेसिफिक से वो जनरल में आया। ठीक है, डिडक्टिव में क्या था, एक थ्योरी ऑलरेडी बनी हुई थी, उस थ्योरी में से हम क्या कर रहे हैं, उसको सब टेस्ट कर रहे हैं। तो डिडक्टिव इज टॉप डाउन अप्रोच एंड इंडक्टिव इज अ बॉटम अप अप्रोच। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस के बेस में दो तरह की होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव होती है जिसमें हम नंबर्स के बेस में डेटा को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो न्यूमेरिकल फॉर्म में, जैसा कि क्वांटिटी से क्लियर हो रहा है।
एक बात आपने याद रखनी है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है डिडक्टिव अप्रोच को मतलब यूज़ करती है, डिडक्टिव अप्रोच को फॉलो करती है। और जो क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव में हम नंबर्स के बेस पे चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। हम इसमें क्या है, बच्चों मतलब लोगों के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उनके कल्चर को, उनके एटीट्यूड को। तो इन चीज़ को हम नंबर में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये किस चीज़ को फॉलो करती है, इंडक्टिव अप्रोच को। तो इंडक्टिवली चीज़ों को एक्सप्लेन करना हुआ तो क्वालिटेटिव, अगर क्वांटिटी होगी क्वांटिटेटिव होगी तो वो करेगी डिडक्टिव को। तो डिडक्टिव की एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए कि रिसर्चर ने टूथपेस्ट की सेल का पता करना है, तो टूथपेस्ट की सेल हम क्वांटिटी में बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर किसी कस्टमर के प्रेफरेंस और चॉइस के बारे में हम करेंगे तो वो करेंगे हम कितने, मतलब किस तरह की चॉइस है उसको हम क्वांटिटी में नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए ये क्वालिटेटिव होगी। तो क्वालिटेटिव क्या होती है, इंडक्टिव, क्वांटिटेटिव होती है डिडक्टिव। लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी। देखिए इंक्वायरी के बेसिस में स्ट्रक्चर्ड होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है। स्ट्रक्चर्ड में क्या है, स्ट्रक्चर्ड जो है वो क्वांटिटेटिव के जैसी होती है, अनस्ट्रक्चर्ड क्वालिटेटिव के जैसी होती है। क्योंकि जब हमने क्वांटिटेटिव स्टडी करनी होती है तो हम चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड वे में रख सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव को हम स्ट्रक्चर्ड में नहीं रख सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वालिटेटिव जो होती है वो इंडक्टिव को फॉलो करती है। अगर हमने किसी के बिहेवियर को स्टडी करना है, मान लीजिए थ्योरी को बनाना है, तो वहाँ पर हम चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड नहीं कर सकते। लेकिन स्ट्रक्चर्ड जो है वो किसको फॉलो करती है, क्वांटिटेटिव को। क्वांटिटेटिव डिडक्टिव को फॉलो करती है। डिडक्टिव में क्या होता है, ऑलरेडी थ्योरी बनी हुई होती है, हमने सिर्फ उसमें से मीनिंग्स ड्रॉ करने हैं। तो इसलिए क्वांटिटेटिव और डिडक्टिव को हम बोलेंगे स्ट्रक्चर्ड, एंड इंडक्टिव और क्वालिटेटिव को हम बोलेंगे अनस्ट्रक्चर्ड। सो दिस इज़ होल अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसर्च। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इस चीज़ को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। बहुत बारी क्वेश्चन इन मतलब सिचुएशन फॉर्म आपको बहुत बारी रिपीट होते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन एक सिंगल टॉपिक से आप मान के चलिए कि पक्के से आएंगे। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट, मतलब टॉपिक को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो अगर फिर भी आपको इसमें से कुछ डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं ऐसे और भी सेशन अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लेके आऊँगी, एंड मैं ट्राई करूँगी कि इसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊँ इंडियन लॉजिक या फिर फैलेसीज़ में से कुछ एक टॉपिक लेके आऊँ, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा, पर्टिकुलर एक टॉपिक में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बहुत जल्द मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाने वाली हूँ, तो मैं आपके ये सारे PDF फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर सेंड कर दिया करूँगी। तो आपने बस करना इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। आपकी प्रेपरेशन मेरी भी प्रेपरेशन है। सो डू वेल एंड गिव योर बेस्ट।